तो आज के कंटेंट में यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये 3 टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल एसी सर्किट्स, कि पैरेलल आरएलसी सर्किट जब आएंगे तो उनका बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, उसको आप कैसे डील करना शुरू करेंगे, वहाँ पावर फैक्टर का केस जो है वो कैसे डील होता है, वहाँ पे इम्पीडेंस जब निकालना होता है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे एज कम्पेयर टू द सीरीज वन, वो सारा कुछ बेसिक्स यहाँ पे समझेंगे। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन पैरेलल एसी सर्किट्स, यानी कि आज पूरा न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग पैरेलल एसी सर्किट्स के, यानी कि आपके भेजे हुए कुछ डाउट वाले क्वेश्चन जो हैं वो सीधे यहाँ पर लूंगा। किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, तो उसका भेजा हुआ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं कराऊंगा आपको फटाफट से, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पैरेलल एसी सर्किट कि होता क्या है, इसको किस तरीके से डील करना है, यहाँ पे क्या क्या चेंज हो जाता है। सो पैरेलल एसी सर्किट्स, ठीक है। पैरेलल एसी सर्किट्स में सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सीरीज से क्या क्या नया अंतर होता है। तो भाई जब जब आरएलसी को आप पैरेलल में कनेक्शन लेते हैं, जब जब आप आरएलसी को पैरेलल कनेक्शन में लेते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि अब चीज़ें इम्पीडेंस के फॉर्म में ना होके एडमिटेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा सभी के अक्रॉस, लेकिन करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। सीरीज में क्या था कि करंट की एक वैल्यू हम लोग निकाल लिए और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अच्छा, दूसरा चीज़, फेज़र बनाने के समय भी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। फेज़र में आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फेज़र डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेज़र से क्वेश्चन, मतलब फेज़र जो है वो लगभग हर क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है आपको। दिस इज आर, दिस इज एक्सएल, दिस इज एक्सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए दिस इज टोटल सप्लाई करंट, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाली करंट अलग रहेगी, इंडक्टर के थ्रू जाने वाली करंट अलग रहेगी, और कैपेसिटर के थ्रू जाने वाली करंट जो है वो अलग रहेगी। इनका एक्सप्रेशन सेपरेट रहेगा, जबकि जो वोल्टेजेस का एक्सप्रेशन आप देखेंगे, दैट इज वी आर एम एस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये अपनी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगा। सभी ब्रांचेस के अक्रॉस, यानी पैरेलल के सभी सेक्शंस के अक्रॉस वोल्टेजेस जो है वो हर जगह पर आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग, इसमें जब जब आप पावर फैक्टर फाइंड करेंगे, जब जब आप पावर फैक्टर फाइंड करेंगे, तो पावर फैक्टर में आप एक फॉर्मूला जो है उसको ज़्यादा मत यूज़ करिएगा। कौन सा फॉर्मूला, एक जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। क्यों ज़्यादा यूज़ करने से मैंने मना किया, आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ये अगर थोड़ा सा भी अपन ने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। क्यों, कैसे मिस्टेक हो सकता है, मैं बताता हूँ। जब z कैलकुलेशन करेंगे, अगर कहीं गलती से आपने इसको पहले जैसे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी कर दिया, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग z लेना पड़ेगा आपको हर सेक्शन का, तो इसको z इक्विवेलेंट आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पहले सीखना पड़ेगा। दूसरा, आर की बात अगर हो रही है, तो कभी कभी ऐसे सर्किट्स भी आपको दिखेंगे जहाँ पे किसी एक ब्रांच में एक रजिस्टर है, दूसरे ब्रांच में हो सकता है आरएल सर्किट होगा, और तीसरे ब्रांच में आरसी सर्किट होगा, ठीक है। अब ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब इस सर्किट का टोटल पावर फैक्टर निकालेंगे, तो जब आर बाई जेड करेंगे तो आर क्या लेंगे, तो 2 + 3 + 4 लेंगे, या 2 पैरेलल टू 3 पैरेलल टू 4 लेंगे, या इंडिविजुअल जेड के फॉर्म में निकाल के उससे एंगल निकालेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको वैसे तो यहाँ पर पैरेलल लेना चाहिए कि 2 पैरेलल टू 3 पैरेलल टू 4, तब आपका आर इक्विवेलेंट आएगा, और फिर वैसे ही जेड भी। बट बेटर कंडीशन ये है, सबसे बढ़िया कंडीशन ये है कि z पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, और z से जो फेज एंगल निकले उस एंगल का कोसाइन करके आप पावर फैक्टर बताइए। ये सबसे स्मार्ट मूव रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एक पॉइंट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, अब z कैसे निकलेगा ऐसी कंडीशंस पे, इस टाइप की सर्किट है, z कहाँ से या किस तरीके से कैलकुलेट करके हम लोग बताएंगे। तो z नहीं, इस बार सारी चीज़ें जो है वो एडमिटेंस के फॉर्म में कैलकुलेट होगी। तो एडमिटेंस y इज इक्वल टू g प्लस माइनस जे बी। y जो होता है दिस इज फॉर एडमिटेंस, ठीक है। इस चैप्टर पर स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, इसकी यूनिट जो होती है मोह के फॉर्म में लिखते हैं या ओम इनवर्स लिखते हैं हम लोग, विच इज इक्वल टू 1/z। इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो एडमिटेंस होता है। सिमिलरली यहाँ पे g स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस, g स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट हम सबको पता है कि इसकी भी यूनिट होती है मोह के फॉर्म में, ठीक है, या ओम इनवर्स, साइमेंस, ऐसे किसी भी फॉर्म में इसको शो कर सकते हैं। और b जो है दिस स्टैंड्स फॉर
ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, ठीक है, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज ससेप्टेंस। इसकी भी यूनिट सेम मोह के फॉर्म में बताई जा सकती है। तो ये सभी एक्सप्रेशंस जो होते हैं, अब इस फॉर्म में आपका डेटा जो है वो कैलकुलेट होगा। बट अभी भी अगर आपको क्वेश्चन को z के फॉर्म में अगर कैलकुलेट करने की नौबत आती है, तो ध्यान रखिएगा कि z के फॉर्म में भी अगर आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो पैरेलल इंपिडेंसेस को एज अ पैरेलल ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल, चल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसी दो ब्रांचेस दी हुई है, ठीक है, एक एक सेक्शन पे ऐसा कॉइल लगा हुआ है, दूसरे सेक्शन पे ऐसा आरसी लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे एल है, ऐसी कोई सर्किट है। तो आप ऐसे कंडीशन पे सबसे अच्छा मूव जो आप करेंगे वो ये रहेगा कि आप इन दोनों को एज टू सेपरेट सर्किट्स देखिए। आप इन दोनों को ना दो अलग अलग सर्किट की तरह ट्रीट करिए और वैसे ही देखिए इसको। अब जब आप इसको दो अलग अलग सर्किट देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको इम्पीडेंस भी दो सेपरेट इम्पीडेंस दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इम्पीडेंसेस भी जो दिखेंगे वो भी दो अलग अलग सेपरेट इम्पीडेंस के फॉर्म में चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो टेक टेक इट एज Z1 यहाँ का इम्पीडेंस, एंड टेक दिस वन एज Z2 इधर का इम्पीडेंस, ठीक है। तो Z1 और Z2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सामने आ गया है यहाँ पे। Z1 पैरेलल टू Z2 का कॉम्बिनेशन है। इससे आपको अब इक्विवेलेंट निकालना है, तो योर Z इक्विवेलेंट शुड बी Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। और ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आप सॉल्व करेंगे, दिस शुड बी इन विच फॉर्म, दिस शुड बी इन फेजर फॉर्म, दिस शुड बी इन फेजर फॉर्म। इसको फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यार, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब आपको मैं क्वेश्चंस पर लेकर के चलता हूँ। ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई, और भी एडिशनल चीजें जो आगे चल के आएंगी क्वेश्चन तो बनाने के दौरान, उसको हम क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन पर क्वेश्चंस क्या क्या है अपने पास। तो भाई एक क्वेश्चन पेपर जो है वो एक स्टूडेंट ने भेजा हुआ है टेलीग्राम पर, है ना, उनका भेजा हुआ क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल पूछा है। कहाँ का पेपर है भाई? ये जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का पेपर है ये। अच्छा ठीक है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। कब का है? बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर 2020 का है। ओके, 2 घंटे का समय लिखा हुआ है। कॉमन टू डबल ई सी एस आई टी टी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। केवीएल केसीएल हो गया, ठीक है। दो टाइप के लोड्स का कंडीशन हो गया। फाइंड द रियल पावर, रिएक्टिव पावर, लाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई बाय द कंबाइंड लोड, कॉइल हैविंग इम्पिडेंस। कुछ सीरीज के भी क्वेश्चन है, मैं स्पेसिफिकली यहाँ से पैरेलल का क्वेश्चन देख रहा हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ से सीरीज के क्वेश्चन, जैसे कि ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, मैं टिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक सीरीज एसी सर्किट का क्वेश्चन है फेजर डायग्राम के बाद। ये पैरेलल का है, सॉरी बी ऑप्शन, इसको अलग रखिएगा, दिस इज फॉर पैरेलल। फिर ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज ऑल्सो ऑफ सीरीज। और यहाँ से फिर थ्री फेज का क्वेश्चन शुरू हो गया। जब थ्री फेज पढ़ेंगे तो मैं थ्री फेज का भी बताऊंगा आपको। इधर ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का हो गया। ये भी ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन थे, ट्रांसफॉर्मर के भी बढ़िया से क्वेश्चन से। अभी आगे चलकर ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। खैर चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है पैरेलल का, उसी को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है टू लोड्स इन पैरेलल आर सप्लाइड बाय अ सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ओके, मार्क्स देख लीजिए कितने नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 7+8, ठीक है, 15 नंबर का सवाल है ये एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का अकेला है। इसको लेकर के चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए भाई, इतने को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतने हिस्से को, और इसको स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। और पहला क्वेश्चन जो है आज का, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए आई होप अभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से विजिबल होगा ना, सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन? थोड़ा बहुत जूम करके इसको देख सकते हैं। लिखा हुआ है दो लोड हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जिसको कि एक सिंगल फेज सप्लाई से हम जो है सप्लाई दे रहे हैं। ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास ऐसे दो लोड्स रहेंगे, ठीक है। ये दो सेक्शन मैंने बना दिया। इनको हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, कितने की सप्लाई की वैल्यू है, ये क्वेश्चन है ना, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज।
ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ VRMS। जितना डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेगमेंट पे जो लोड लगा हुआ है और सेकंड सेगमेंट पर जो लोड लगा हुआ है, इसकी इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं पता हमको। बस इतना कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बता दिया। देखिए लोड ए जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लेट इट बी लोड बी। अब डेटा क्या बोलता है कि लोड ए जो है वो 10 kVA का पावर डिसिपेट कर रहा है एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। इस पर जो केवीए लिखा ना, केवीए मतलब एपरेंट पावर आपको दिया, कौन सा पावर दिया, एस की वैल्यू कितना, 10 kVA। और पावर फैक्टर कितना है इसका, 0.8 लीड। वैसे पावर फैक्टर का स्टेटस देख के आपको समझ आ गया होगा कि कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, आरसी हो सकता है या सिर्फ कैपेसिटर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, और वैसे पूरा केवीए के फॉर्म में बता रहा है, इसका मतलब आरसी होने का ही चांस ज़्यादा है, क्योंकि एक्टिव पावर भी है, रिएक्टिव पावर भी है, सब कुछ मिला के एपरेंट पावर है। ठीक है भाई। और लोड बी के बारे में बोलता है कि 15 किलोवाट का है। लोड बी के बारे में बोलता है कि पावर पी की वैल्यू 15 किलोवाट। ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। पावर फैक्टर इसका है 0.8 लैगिंग। मतलब कौन सा लोड है, इंडक्टर लगा होगा सेकंड में। अच्छा, पावर जो है वो किलोवाट में भी आ रही है, इसका मतलब रजिस्टर भी लगा होगा वहां पे, है ना। तो इतना देख के समझ में आ गया कि ये आरसी सर्किट है और ये आरएल सर्किट है, दोनों का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो बना हुआ है अपने पास। एक रफ आइडिया हम लोग इतना बना सकते हैं इतने से, कि हमको समझ में आ गया कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है और दूसरा कॉम्बिनेशन इस तरीके का है। सप्लाई जो है वो 230 वोल्ट्स का है टोटल एट 50 हर्ट्ज। ये सप्लाई हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सर्किट को। तो इतना आइडिया तो लग गया। अब इससे क्या फाइंड करने बोला है वो देखिएगा। लोड्स पैरेलल में है, सप्लाई हो रहा है, ये डेटा आ गया। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पावर। चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ से। तो इसमें टू फाइंड से शुरुआत करता हूँ मैं। ठीक है, टू फाइंड। फर्स्ट पॉइंट रियल पावर। ठीक, सेकंड पॉइंट, सेकंड पे लिखा हुआ है रिएक्टिव पावर, क्यू। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोलता है लाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई बाय द कंबाइंड लोड, IL। यहाँ से टोटल करंट I की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये पूछा है। इतना डेटा क्लियर है। चलिए दिमाग कैसे लगाएंगे इस पर थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए जब फर्स्ट केस में आपको S की वैल्यू दिया, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस S। फर्स्ट केस में इसको मैं लिखता हूँ लोड A। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट लोड। पहला वाला जो लोड है इसमें क्या सिचुएशन है, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग है। मतलब cos फाई की वैल्यू दिया आपको, जितना डेटा निकाल सके निकालिए। cos फाई की वैल्यू है 0.8 लीडिंग। ठीक है, और S इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। S की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 10 kVA, 10,000 इज इक्वल टू V की वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगी क्या, 230 इंटू आई। तो आई ए की वैल्यू हो जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाई 230। जीरो और जीरो कट गया, 1000/23 जो है, कैलसी में उठा लेता हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो 1000/23 जो है निकाल सकते हैं इससे हम लोग वैल्यू। एक ब्रांच की करंट तो मिल जाएगी आपको, इस पोर्शन से आपको एक ब्रांच की करंट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या करना है। तो इट्स वैल्यू इज, आरएमएस फॉर्म में इसकी वैल्यू हो जाएगी 43.478 एम्पियर। 43.478 एम्पियर। ठीक है, चलिए यहां तक तो करंट आ गई, इस ब्रांच की करंट मिल गई भाई हमको, आई ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई बी में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आई बी में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। अब लिखते हैं लोड बी। सेकेंड लोड के बारे में क्या क्या पता है हमको। सेकेंड लोड के केस में आपको बोलता है अगेन द वैल्यू ऑफ cos फाई इज 0.8। लैगिंग लिख दिया तो लैगिंग लिख लेते हैं हम लोग भी, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है स्टेटस की। दूसरे केस में आपको बोलता है पावर P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और इसकी वैल्यू जो है वो दे रखा है आपको कितना, 15 किलोवाट। यानी 15, 1 2 3 वाट्स, 15,000 वाट दिया आपको। कॉस फाई की वैल्यू पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है, पावर पता है, तो करंट निकल जाएगा क्या यहाँ से भी। चलिए यहाँ से भी आई बी की वैल्यू बता सकते हैं मतलब आप। तो आप ये लिख सकते हैं कि आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू 15,000
डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 230। चलिए इससे आईबी की वैल्यू निकालते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 230, दिस वैल्यू इज 81.521, 81.521 एम्पियर। दूसरे सेक्शन की भी करंट आ गई। क्या करें, टोटल करंट निकालने के लिए दोनों का सम कर दें क्या? दोनों का सम कर दें क्या? दोनों अलग अलग फेज की करंट है, एक जगह इंडक्टर लगा हुआ है, दूसरी जगह कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों का फेज जो है, दोनों ही एक दूसरे से आइडियली तो 180 डिग्री फेज अपार्ट होते हैं, और प्रैक्टिकली जितना भी है इनके बीच में फेज का अंतर है ना। तो जब आप आई टोटल लिखेंगे, आप लिखेंगे आई टोटल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई ए का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब लिखेंगे तो दिस शुड बी अंडर रूट 43.478 का स्क्वायर प्लस 81.521 का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसा, सॉल्व कर लेते हैं। टोटल करंट तो आपको यहीं से मिल गई, 43.478 का स्क्वायर प्लस 81.521 का स्क्वायर। So the final value of current I total is 92.390 एम्पियर। क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व हो गया, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं सॉल्व हुआ, ये देखिए सीक्वेंस में सबसे आखिरी वाला हिस्सा सबसे पहले बनाया हम लोग, ये कंप्लीटेड। चलिए अब पी और क्यू बताना है ना पूरे क्वेश्चन का, वो भी देखते हैं कैसे बनेगा। तो टोटल करंट मिल गया आपको, टोटल वोल्टेज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पावर फैक्टर पूरे सर्किट का अगर मिल जाए किसी तरीके से तो बात बन जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट हो सकता है। तो ये आ गया अगर, तो अब सोचिए कि क्या आप यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हर हर एक ब्रांच की, इंडिविजुअल ब्रांच की z फाइंड कर सकते हैं क्या? जेड ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी फिर, वी आर एम एस अपॉन आई ए। लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा, क्योंकि वोल्टेज सब जगह सेम है, तो मैं उसी वोल्टेज वी आर एम एस का यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, तो वोल्टेज वी आर एम एस की वैल्यू है 230, और आई ए की वैल्यू कितनी है? आई ए की वैल्यू है 43.478, 43.478। इम्पीडेंस फाइंड कर रहा हूँ, इसका क्या यूज़ होगा मैं बताता हूँ आपको। तो 230 डिवाइडेड बाई 43.478, दिस वैल्यू इज 5.290। तो जेड ए की वैल्यू है 5.290 ओम्स, ठीक है, इम्पीडेंस। और यहाँ का पावर फैक्टर कितना है, कॉस फाई ए, इसकी वैल्यू है 0.8 लीडिंग। इस दो डेटा से क्या मैं पूरी ब्रांच का डेटा निकाल सकता हूँ क्या? क्या उस पूरे ब्रांच का अननोन एलिमेंट पता लग सकता है क्या हम लोगों को? बिल्कुल पता लग सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अननोन एलिमेंट निकालने के लिए अगर मुझे r की वैल्यू चाहिए, सो आई विल राइट cos फाई इज इक्वल टू r बाई जेड, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाइड विद z, 5.290। अच्छा ये आर ए निकाल रहा हूँ मैं, अभी एक ही ब्रांच का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो दिस डेटा इज 0.8 मल्टीप्लाइड विथ 0.8 मल्टीप्लाइड विथ 5.290, आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू 4.232। तो यहाँ लिखते हैं आर ए की वैल्यू है 4.232। मैं और थोड़ा एडिशनल चीज़ें फाइंड कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट ये फाइंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें से कुछ भी पूछे आपको बताते बन जाए कि क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। आर ए की वैल्यू मिल गई, क्या यहीं से हम लोग एक्स ए भी निकाल सकते हैं क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल्स टू जेड साइन फाई, कौन से फॉर्मूले से आया? साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई जेड, इम्पिडेंस ट्राइंगल, वहां से लिखा है मैंने इसको, ठीक है। चलिए लिखते हैं। सो नाउ वी विल गेट एक्स सी इज इक्वल्स टू, एक्स सी इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू है 5.290 मल्टीप्लाइड विथ, अब भाई देखिए कॉस का 0.8 साइन का 0.6 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ इंटू 0.6, डेसिमल में और वैल्यू तक नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप चाहें तो और वैल्यू ले सकते हैं। तो 3.174 एक्सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3.174 ओम्स, ठीक है, 3.174 ओम्स, बहुत ही बढ़िया। तो शानदार तरीके से आपने ब्रांच ए को डिकोड कर लिया पूरा का पूरा।
ये ब्रांच ए पे जो जो भी चीज़ लगा है वो सब आपके सामने है अभी। ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास है। अब आते हैं ब्रांच बी पे, ब्रांच बी का ऑपरेशन करते हैं। चलिए, ये सबसे फायदा क्या होगा अभी समझेंगे। ब्रांच बी, ठीक, क्या क्या पता है अपने को भाई। ब्रांच बी के लिए हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू पता है। कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पे भी 0.8 ही है जहाँ तक मुझको याद आ रहा है। देख लेते हैं। ब्रांच बी पे हमारे पास पावर फैक्टर 0.8 है, ठीक। और करंट निकल चुका है क्या? करंट की वैल्यू 81.521 है। Z ऑफ बी इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाई 81.521। इम्पिडेंस भी आ जाएगा यहीं से। इम्पिडेंस है 230 डिवाइडेड बाई 81.521, दिस वैल्यू इज 2.821। 2.821 ओम्स, ठीक है। ये Z ऑफ बी है, इम्पिडेंस ऑफ सेकंड ब्रांच है। चलिए भाई, ये भी परफेक्ट है। अच्छा, चाहें तो इससे भी आर और एक्सएल निकाल सकते हैं, बट नीड है नहीं क्वेश्चन में इस चीज़ की। क्वेश्चन में ना इसकी ज़रूरत है नहीं खास। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से। चलिए, मान लीजिए आपको आर और एक्सएल फाइंड करना है, तो आर बी कैसे फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो कॉस फाई इंटू जेड, यानी कि जेड कॉस फाई लिखेंगे आप इसको, ऐसे ही लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं इसको 2.821 मल्टीप्लाइड विद 0.8। हो सकता है ऐसा? चलिए भाई, सो दिस इज 2.821 मल्टीप्लाइड विद 0.8, ये हो जाएगा 2.256। आरबी की वैल्यू है 2.256 ओम्स। अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया आपको। अच्छा, दूसरा केस, मान लीजिए आपको अननोन रेजिस्टेंस के बाद रिएक्टेंस भी चाहिए, तो एक्सएल कैसे निकालेंगे? जेड साइन फाई, दैट मीन्स 2.821 इंटू साइन फाई की वैल्यू 0.6 हो जाएगी। अगर ये 0.8 है, कॉस इन्वर्स करके आप निकाल सकते हैं एंगल, बट जरूरत है नहीं, डायरेक्टली फाइंड करते हैं। तो 2.821 मल्टीप्लाइड विद 0.6, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे एक्सएल की 1.692 ओम्स, एक्सएल ऑफ बी सेक्शन। तो यहाँ तक का डेटा अपने पास पूरा, ब्रांच ए पूरा का पूरा, ब्रांच बी सब डिकोड हो चुका है, सब कुछ सब कुछ, कुछ बचा ही नहीं। अब सर्किट एकदम फ्रेश न्यू सर्किट की तरह आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आ चुकी है। अभी इसके आगे क्या करना है आपको? ठीक है, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, मान लीजिए आपको पावर कैलकुलेट करने को बोला है ना इस क्वेश्चन के अंदर, कि बताओ पूरे सर्किट का टोटल एक्टिव पावर कितना होगा। देखिए, पूरा क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व है आपके सामने। करंट आ गया, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सारी चीजें पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस फाई और साइन फाई आप टोटल फाइंड कर लेंगे क्या? टोटल पावर फैक्टर, टोटल साइन फाई, अगर ये आप फाइंड कर लें तो वी टोटल आपके पास आ चुका है, आई टोटल आ चुका है। बस खाली अगर एक ही चीज़ का खेल बचा हुआ है, दैट इज कॉस फाई टोटल एंड साइन फाई टोटल। तो भाई टोटल कॉस फाई निकाल लीजिए ना आप यहाँ से। कॉस फाई टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे निकालेंगे? कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब z इक्विवेलेंट मिलेगा आपको यहाँ से। देखिए, z a की वैल्यू है, इधर से z b की वैल्यू है, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? चलिए इसको वापस से 100% पे लाते हैं। देखिए, z इक्विवेलेंट में फाइंड करवा देता हूँ आपको जल्दी से। So our Z equivalent will be ZA into ZB divided by ZA plus ZB, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि ZA कितना है? 5.290, 5.290 इंटू ZB की वैल्यू 2.821, 821 डिवाइडेड बाई 5.290 प्लस 2.821, इससे आपका Z इक्विवेलेंट आ जाएगा 5.290 इंटू 2.821 डिवाइडेड बाई 5.290 प्लस 2.821, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1.839 ओम्स। ये किसकी वैल्यू आई? Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आई।
ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों ब्रांच का आपको रेजिस्टेंस बता दिया है। अच्छा, आप ये भी टेक्निक अगर नहीं करना चाहते हैं, एक और आसान तरीका आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको लगेगा कि सर पावर फैक्टर निकालना तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इससे, चलिए ऐसे भी मत सॉल्व करिए, और एक इजी तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं, जेड इक्विवेलेंट हो गया, आर इक्विवेलेंट होगा, बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन क्या इससे बेटर कोई तरीका है पावर फैक्टर निकालने का? तो मैंने आपको पहले ही बोला ना कि इस अप्रोच को ज़्यादा मत यूज़ करिएगा पैरेलल के केस में। पैरेलल केस में अच्छा अप्रोच क्या होगा पता है? कि आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखिए कि आपके पास एक आर और एक्सी का सर्किट है और दूसरी तरफ ऐसे कॉयल वाला सर्किट है ना, ऐसा सर्किट है। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या क्या की है देखिएगा। यहाँ पे 4.232 और एक्सी कितने का है? 3.174। तो इसको अगर मैं फेजर फॉर्म में लिखूं तो क्या दिखेगा मुझको? फेजर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ Z1 इज इक्वल्स टू 4.232 माइनस 3.174 जे ओम्स। ये दिखेगा आपको Z1। अब आप फेजर फॉर्म में यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए फेज एंगल कितना आसानी से आएगा आपके सामने। देखिएगा फेज एंगल कितना, इसीलिए मैं आपको पूरा आर और एक्सएल एक्सी पूरा निकलवाया, ताकि आपको मैं फेजर फॉर्म में बता सकूं ये पूरा डेटा। आप चाहें तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि cos फाइव इक्वल्स टू आर बाई जेड करके, और आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, जेड इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, उसके लिए भी आपको आर चाहिए होता। ठीक है, बट और अच्छा तरीका है कि फेजर फॉर्म में सॉल्व कर दीजिए पूरे को। Z2 को भी लिखिए ऐसे ही। देखिए Z2 को आप क्या लिखेंगे? आर प्लस जे एक्सएल मतलब 2.256, दिस विल बी 2.256 प्लस 1.692 जे ओम्स। अब ये जो दोनों इंपिडेंस आए ना, इनको करिए आप जेड इक्विवेलेंट के फॉर्म में सॉल्व। इस सर्किट को हटा दीजिए अभी के लिए, इनको आप करिए जेड इक्विवेलेंट के साथ के हिसाब से सॉल्व। और इसका जब पोलार कन्वर्जन करेंगे तो फेज एंगल मिल जाएगा आपको। वही फेज एंगल आपको कोसाइन और साइन दोनों के एंगल में काम दिलाएगा। देखिए कैसे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोबारा से कि देयर फोर जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जेड ए इंटू जेड बी अपॉन जेड ऑफ ए प्लस जेड ऑफ बी। तो इस वैल्यू का आंसर जो है इसको देखते हैं, एक साथ सॉल्व कर दीजिएगा पूरे को, ब्रैकेट लगा के प्रॉपर। 4.232 माइनस 3.174 आयोटा इंटू 2.256 प्लस 1.692 आयोटा डिवाइडेड बाय 4.232 माइनस 3.174 आयोटा प्लस ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में 2.256 प्लस 1.692 आयोटा। अभी करते हैं ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आया उसको पोलार में कन्वर्ट करिएगा। देखिएगा आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, बहुत डायरेक्ट वे में आपका आंसर आएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे 2.241 एट एन एंगल 12.866 डिग्री ओम्स। ये निकाल के मुझे z टोटल से कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है z टोटल। मुझे किससे मतलब है पता है? मुझे इस एंगल से मतलब है। क्यों? क्योंकि जब मुझे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर बताना होगा सर्किट का, तो जो टोटल फेज एंगल पूछेगा वो यही है, यही फेज एंगल है। मिल गई मुझे यहाँ से फेज एंगल की वैल्यू। अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो अब मेरे पास सर्किट का फाई टोटल कितना मिल रहा है? दिस इज 12.866। z टोटल आ गया है, बट इसको अलग से हाईलाइट करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है, क्योंकि z टोटल तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मुझे उससे मतलब भी नहीं, मुझे फाई टोटल से मतलब। अब मेरे क्वेश्चन में जो पूछा है, अब उसका फाइनल आंसर देने का समय आ गया है। तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा था फर्स्ट पॉइंट पर कि बताइए एक्टिव पावर कितना होगा। पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस, पूरी सर्किट का टोटल एक्टिव पावर पूछा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखिए, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, वी आर एम एस कितना है आपके पास? 230 है। क्वेश्चन में आई आर एम एस टोटल कितना है, देखिए वो भी फाइंड किए होंगे हम लोग कहीं ना कहीं। सर्किट का टोटल करंट है 92.390, इट इज 92.390 और मल्टीप्लाइड विथ कॉस फाई, यानी कि कॉस ऑफ 12.866, कॉस ऑफ 12.866। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इज 230 मल्टीप्लाइड विथ
92.390 मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ 12.866। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? तो पावर की वैल्यू आ रही है 20716.194, मतलब 20 किलोवाट का पावर जो है वो आ रहा है, या फिर 20.7 किलोवाट्स। एक आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का, एक पार्ट क्वेश्चन का यहीं पर कंप्लीट हो गया। दिस इज द आंसर। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का भी आंसर यहीं पे है। सेकंड पार्ट में आपको बोलता है कि Q की वैल्यू बताओ, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन होता है VRMS IRMS साइन फाई। ठीक है, तो VRMS मतलब सेम थिंग 230, IRMS का मतलब क्या हो जाएगा? IRMS मतलब 92.390, और साइन फाई की वैल्यू मतलब साइन ऑफ 12.866, साइन ऑफ 12.866। चलिए लेट्स सी, ये आ गया 230 इंटू 92.390 इंटू साइन ऑफ 12.866। फाइनल आंसर कितना? 4371। क्यू की वैल्यू 4371, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 4731 आ रहा है, 0.70 VAR। यही वैल्यू पूछा था आपको। तो P और Q दोनों की वैल्यू पूछा था, दोनों की वैल्यू जो है वो आ चुकी है आंसर में। एक्टिव पावर का कैलकुलेशन मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ कि कहीं कोई डेटा मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। 92.390 मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ 12.866, ठीक, डेटा एब्सोल्युटली राइट है। और यहाँ पर भी देख लूँ मैं, 230 इंटू 92.390 इंटू साइन ऑफ 12.866, 4731। ठीक, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसी के साथ होता है सॉल्व। ये क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन था। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में समय लगना था, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आपको ये चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ रही हैं कि जो जो जिस भी तरीके से मैंने बताया हुआ है, अगर वो सारे के सारे मेथड्स आपको प्रॉपर क्लियर हुए हैं, ठीक है, कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अप्रोच लाइन एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका अप्रोच लाइन ये है कि सबसे पहला काम आप ये करिए कि दोनों लोड्स के फॉर्म में, दोनों अननोन लोड्स के फॉर्म में पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। आपको जो जो भी डेटा दिखा है उसको रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको टोटल 230 वोल्ट दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक 230 वोल्ट दोनों के अक्रॉस सेम होगा। आप पहले ब्रांच करंट फाइंड कर लीजिए, आईए कितना जा रहा है, ठीक है, ब्रांच करंट आईए और ब्रांच करंट आईबी, ये दोनों फाइंड आउट हो जाएगा आपसे। अब ये दोनों फाइंड आउट हो गया तो दोनों के हेल्प से, यानी कि वोल्टेज और इस करंट के हेल्प से आपको ब्रांच का वोल्टेज, वोल्टेज तो नहीं, ब्रांच का इंपीडेंस जो है वो दोनों जगह पता लग जाएगा। इंपीडेंस पता लगा तो cos फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड, साइन फाई इक्वल्स टू एक्स बाई जेड, दोनों के हेल्प से आप आर और एक्स की वैल्यू हर ब्रांच का पता लगा के छोड़ दीजिए इसको। इतनी दूर तक अब आपको क्लैरिटी आ गई कि सर्किट में एलिमेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं। दोनों एलिमेंट्स को एज ए इंडिविजुअल ब्रांच, या दोनों इंडिविजुअल ब्रांचेस का इंपीडेंस Z1 इंपीडेंस Z2 इस फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाइए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। उस रेक्टेंगुलर एक्सप्रेशन को पैरेलल में सॉल्व कर दीजिए, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 करिए। उससे जो आंसर आएगा वो आपको फेज एंगल दिलाएगा पूरी सर्किट का। उस फेज एंगल के हेल्प से अब आप एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सारी चीज़ें बता सकते हैं यहाँ से। तो ये था एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को लेने का मकसद भी यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर बता सकूं, कि क्या क्या फाइंड करना पड़ सकता है, वो सब कुछ आप एक क्वेश्चन के हेल्प से सीख सकें। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, ऐसे सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बना करके देखिएगा। लिखा हुआ है कॉइल हैविंग एन इंपीडेंस ऑफ 2 हेनरीज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एंड अ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड, द होल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो क्वेश्चन बोलता है कि डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, करंट इन द सर्किट एट रेजोनेंस, करंट मैक्सिमम पे चली जाती है, तो जो करंट निकालेंगे उसका पीक कैलकुलेट कर लीजिएगा, और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, इसको आप लोग बना लेंगे, बना के देखिएगा, नहीं बनेगा पूछिएगा डाउट। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं और देखें। यूटीयू का क्वेश्चन है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन 2018 का पेपर है। लिखा हुआ है कॉइल ऑफ 3 + 4j ohms is connected in parallel with an impedance of 4 - 6j ohms across a supply of 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा पूरा जितना जो डिटेल पूछ सकता है सब डिटेल पूछ लिया है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, इसी एक क्वेश्चन को एज ए एग्जाम्पल मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूँ। आप देखिएगा, आपको इससे और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन बना चुके हैं, एक और बनाइए।
चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और शुरुआत से हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेंगे इसका। ठीक है, देखिए क्या गिवन है। पहले बोलता है कॉयल है, कॉयल मतलब आर और एक्सएल का एक कॉम्बिनेशन है। तो सर्किट में अपने क्या क्या अवेलेबल है पहले तो वो सीख लेते हैं, वो जान लेते हैं। ये कोई सर्किट है हमारे पास इस तरीके की। इसमें यहाँ से सप्लाई लाने के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ पे कोई इंडक्टर वगैरह होगा या कैपेसिटर होगा। इधर भी एक रजिस्टर है, इधर कैपेसिटर है। ठीक, चलिए ड्रॉ करते हैं। रजिस्टर, और क्या है फिर, इंडक्टर है, 4J जो लिखा हुआ है। दूसरे केस में क्या है, वहाँ पर भी एक रजिस्टर है, लेकिन -6J बोलता है, मतलब 6 ओम्स का कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 3 ओम्स। इसकी वैल्यू कितनी, J 4 ओम्स। वैसे ही इधर रजिस्टर की वैल्यू 4 ओम्स और कैपेसिटर की वैल्यू -6J ओम्स। इतना डेटा क्लियर। फिर हमारे पास यहाँ पे 300 वोल्ट की सप्लाई है एट 50 हर्ट्ज। तो मतलब क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आपका सर्किट डायग्राम जो है वो भी क्रिएट हो गया। ये तो समझ गए आप पूरा। तो इम्पीडेंस का डेटा आपको इंडिविजुअल दिया हुआ है, उससे आप समझ गए पूरा का पूरा खेल। क्या क्या पूछता है आपको, सबसे पहले बोलता है टोटल इम्पीडेंस बताओ कितना है। ठीक है ना। देखिए टोटल इम्पीडेंस बताने के लिए आप इन दोनों को एज टू सेपरेट इम्पीडेंसेस देखिए, है ना। यू हैव टू टेक देम एज टू सेपरेट इम्पीडेंसेस, को दो अलग अलग इम्पीडेंस मानिए और दोनों का पैरेलल कर दीजिए, कॉम्बिनेशन पैरेलल है ना, कुछ सॉल्व कर देंगे फिर। ठीक है, और आपको कैलसी से करना है, बहुत इजी है। आप पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन करेंगे वो पोलार फॉर्म में करिएगा, या पूरा का पूरा कैलकुलेशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में करिएगा, लास्ट में उसको पोलार में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, वही सबसे बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस Z1 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये लिखा हुआ है 3 + 4J ओम्स। एंड इम्पीडेंस Z2 की वैल्यू कितनी है, Z2 की वैल्यू है 4 - 6J ओम्स। क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा भाई, तो ये रहा आपका Z1, दिस इज योर Z2। अब जरा Z टोटल फाइंड कर लीजिए, Z इक्विवेलेंट, यानी Z1 × Z2 डिवाइडेड बाई Z1 + Z2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैलसी उठाइए फटाफट से, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिख दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, फेजर अलजेब्रा के समय मैंने आपको बताया था कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इन बोथ द केसेस आपकी क्वांटिटीज का पोलार फॉर्म में होना ज़रूरी है। लेकिन अगर यही ऑपरेशन आप कैलकुलेटर में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग ऐसी रहती है कि आप उसको इनपुट रेक्टेंगुलर भी दोगे तो भी वो बाहर आपको अपना कैलकुलेशन प्रॉपर पोलार में कंसिडर करके आपको बाहर आउटपुट जो है वो जिस भी फॉर्म में सेट है उस फॉर्म में दे सकता है आउटपुट। तो डायरेक्टली सॉल्व करिए, इस फीचर का यूज़ करिए। 3 + 4J इंटू, ब्रैकेट लगा के बस यूज़ करिएगा, 4 - 6J डिवाइडेड बाई 3 + 4J प्लस 4 - 6J। ये लिख लिया, आंसर आया। इसको मैंने पोलार में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, पोलार में कन्वर्ट करने के बाद जो मुझे डेटा मिला वो क्या है, तो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द पोलार फॉर्म मेरे पास डेटा आ गया 4.952 एट एन एंगल 12.765। ये मेरे पास आ गया Z टोटल। दिस इज माय Z इक्विवेलेंट या Z टोटल 4.952। अब देखिए इसी से आपको फेज एंगल भी मिल गया, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अब आपको। दिस इज आवर फेज एंगल, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी इसी फेज एंगल को यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, एक डेटा कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, सप्लाई करंट। चलो सप्लाई करंट भी फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो शुरू होता है यहाँ से, वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, ठीक है, ये कैसे पता करेंगे। देखिए सप्लाई करंट IRMS इज इक्वल्स टू VRMS टोटल डिवाइडेड बाई Z टोटल। VRMS टोटल आपको सवाल में दे रखा है 300, इसको यूज कर लीजिए, डिवाइड बाई पूरे सर्किट का इंपीडेंस। देखिएगा लॉजिकली सोचेगा तो आपको माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा ये। तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 300। अब चूंकि मुझे पोलार फॉर्म में लिखना है और 300 पे कोई एंगल नहीं लिखा है, तो मैं यही मान के चलूंगा कि 300 एट एन एंगल 0 डिग्री है।
ठीक है, आप वो 0 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा लिख के दिखा रहा हूँ आपको। कैल्शियम नहीं पुट करना है 0 डिग्री को, डिवाइडेड बाई 4.952 एट एन एंगल 12.765 डिग्रीज। चलो लेट अस सॉल्व दिस वन। So this is 300 upon 4.952 at an angle 12.765। AC के न्यूमेरिकल्स इसी वजह से बड़े लगते हैं, क्योंकि अगर किसी ने सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है ना, तो उसको ये सब कैलकुलेशन देख के लगेगा कि पहाड़ जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन है, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, जे वे लिख रहे हैं, एंगल पे लेकर के आ रहे हैं, सब कन्वर्जन हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये सोच के फिर लोग छोड़ देते हैं इस चैप्टर को। लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ा है तो उसका डर खत्म हो जाएगा इन चीज़ों के कैलकुलेशन से, और फिर आपके लिए एकदम बेसिक चीज़ें हो जाएंगी यार। मतलब क्या है ये, ओम्स लॉ ही तो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आई इज इक्वल टू वी बाई जेड ही तो लिख रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट द ओम्स लॉ। बस ये कैलकुलेशन फेजर फॉर्म में करना है, यही बस आपको समझना है कि किस तरीके से होना है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। नाउ आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस टोटल, एंड दिस वैल्यू इज 60.581 एट एन एंगल माइनस 12.765, माइनस ऑफ 12.765। मैं आपसे पूछूं कि सर्किट का बिहेवियर कैसा है, सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, तो आंसर क्या होगा आपका? सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर जो है, इसमें करंट लैग करती हुई एंगल पे दिखाई दे रही है, माइनस 12 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब सर्किट का टोटल बिहेवियर है, कंबाइंड बिहेवियर जो है, दैट इज इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, सर्किट जो है वो इंडक्टिव बिहेवियर शो कर रही है। चलिए एक और आंसर आ गया अपने पास, 60.581 एम्पियर। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। सप्लाई करंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर फैक्टर। अगला जो पॉइंट लिखा वो है पावर फैक्टर का। ठीक है, चलिए उसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, दैट इज पावर फैक्टर। अब इजी हो गया पावर फैक्टर फाइंड करना। भाई फेज एंगल तो है ही आपके पास, डायरेक्टली कोसाइन ऑफ दैट एंगल करिए, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन उतने में। सो यू विल डू cos ऑफ phi, दैट इज cos ऑफ 12.765, 12.765 डिग्रीज। अब थोड़ी ना आपको r बाई जेड करना है। 12.765, दिस वैल्यू इज 0.975, so cos phi is 0.975 लैगिंग। अब आप फिर से एक बार सोचिएगा कि लैगिंग मैंने क्यों लिखा। ठीक है, लैगिंग लिखने के पीछे का रीज़न क्या था, लैगिंग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट जो है वो -12 डिग्री यानी कि पीछे चलती हुई, लैग करती हुई दिखाई दी, इस वजह से लैगिंग स्टेटस। इस वजह से समझ आ गया कि इंडक्टिव बिहेवियर ये सर्किट शो कर रहा है। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पूछा, आप देखिए सारा का सारा डेटा कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेशन में निकल के आते जा रहा है। मैंने जेड की एंगल निकाली तो उससे मेरा पावर फैक्टर निकालना ईजी हो गया। और देखते हैं क्या पूछा है। पावर फैक्टर भी हो गया, सप्लाई करंट हो गया, इंपेडेंस हो गया, नाउ केवीआर रेटिंग। बस लास्ट एक चीज़ और, केवीएआर रेटिंग। सो व्हाट इज दिस केवीआर रेटिंग? केवीएआर, के को छोड़ दो अभी के लिए। वीआर का मतलब हो गया वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मतलब क्यू एपरेंट पावर की, सॉरी रिएक्टिव पावर की वैल्यू आपको पूछा ना। सो वी विल हैव क्यू इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाइव। सभी डेटा है अपने पास, डायरेक्टली निकालते हैं। 300 मल्टीप्लाइड विद आई आर एम एस कितना है देखिए, 60.581, 60.581 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 12.765। एंगल तो वही रहेगा ना, एंगल में सेम पुट करना है आपको। so this is 300 multiplied with 60.581 into sin of 12.765। ये वैल्यू मेरे पास आ गई 4015.66। वैल्यू ऑफ Q इज 4015.66 VAR। ध्यान रखिएगा आंसर VAR में आया है, उसको किलो में कन्वर्ट करना है आपको। तो आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू 4.01 kVAR। ये और आ गया एक फाइनल आंसर आपका। तो ऐसे कैलकुलेशन करना है आपको। देखिए बैक टू बैक पूरा का पूरा डेटा जो है वो सॉल्व होकर के आ रहा है आपके पास। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए अब आखिरी पॉइंट बच गया क्वेश्चन के अंदर का, जिसमें लिखता है कि फेजर डायग्राम। मान लीजिए ऐसे केसेस में आपको फेजर भी फाइंड करने को बोला, तो पैरेलल में फेजर कैसे ड्रॉ होगा वो उसका टेक्निक समझिएगा। नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ मैं इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। इसका कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ईजी है, बस सेपरेटली करना पड़ता है आपको फेजर।
फेजर बनाने के लिए ब्रांच वाइज आप इसका कैलकुलेशन अलग से करिएगा और ब्रांच वाइज ही फेजर भी बनाइएगा। कैसे, देखिए ब्रांच 1, लेट अस राइट ब्रांच नंबर 1। क्या चाहिए आपको ब्रांच 1 से? भाई ब्रांच 1 में आपको चाहिए, मान लीजिए VM1, आपको चाहिए IM1। जरूरी नहीं है VM1 IM1 निकालना, आप VRMS1 और IRMS1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे भी फेजर बना सकते हैं, ठीक है। फाई 1 की वैल्यू चाहिए। चलिए देखते हैं VM1 कैसे निकलेगा फिर यहाँ से। भाई VRMS तो एक ही है ना हर जगह, तो 300 इंटू √2 कर दो आप। 300 इंटू √2, ये वैल्यू आ जाएगी 424.264 वोल्ट्स। ठीक। व्हाट अबाउट IM1? तो भाई ब्रांच करंट कितनी जा रही है, ब्रांच करंट कैसे निकालेंगे? तो ब्रांच करंट निकालने के लिए आप लिखेंगे VRMS1 बाई Z1, और फिर जो आंसर आएगा उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको IM1 मिलेगा। कैसे, देखिए VRMS1 कितना है, 300 है, और डिवाइडेड बाई Z1 कितना है। चलिए बैक पेज पे चलते हैं। Z1 की वैल्यू आपके पास है 3+4J डिवाइडेड बाई 3+4J। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, अपने पास वैल्यू आ गई। देखिए कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई 60 एट एन एंगल, 60 एट एन एंगल -53 पॉइंट समथिंग, -53.1। ठीक है। अब इस डेटा को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका IM आ जाएगा। एंगल से कोई मतलब है नहीं, डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करिए, 60 इंटू √2, ये वैल्यू आ गई 84.852। ये केवल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम मैक्सिमम के फॉर्म में लिख रहे हैं फेजर के लिए, ठीक है। आप चाहें तो RMS के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एंगल देखिए मुझे यहीं से मिल गया, कितने का, -53.1 डिग्री का। मतलब इतना समझ में आ जाता है कि करंट जो है वो लैग करती हुई दिखाई देगी मुझे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ठीक। ब्रांच 2 का कैलकुलेशन करते हैं जल्दी। तो नाउ सेकंड, दैट इज ब्रांच 2, ब्रांच नंबर 2। देखिए इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमको चाहिए VM2, फिर हमको चाहिए IM2, फिर हमको चाहिए φ2। VM2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम ही रहेगी ना, क्योंकि VRMS तो बदला नहीं, तो VM2 भी तो सेम आएगा। दिस शुड बी 424.264 वोल्ट्स। ठीक है। IM2 क्या हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे VRMS2 अपॉन Z2, मतलब कि 300 डिवाइडेड बाई, आप चाहें तो डायरेक्टली VM डिवाइडेड बाई Z2 भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि हर एक बेसिक स्टेप क्लियर हो। इसका शॉर्टकट ये है कि आप सीधे VM डिवाइडेड बाई Z टोटल कर दीजिए, तो अपने आप आपको करंट IM मिल जाएगी, ना कि IRMS। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 300 डिवाइडेड बाई Z2, Z2 मतलब 4 - 6J। 300 डिवाइडेड बाई 4 - 6 आयोटा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 41.602 एट एन एंगल 56.309। मतलब करंट जो है वो मुझे लीड करती हुई दिखाई दे रही है एज विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। ठीक। φ2 की वैल्यू देखिए इसी से मिल गई, कितने का एंगल है, 56.309 डिग्रीज का। ठीक है, इतने का एंगल है, तो पूरा डेटा आ चुका है। अब देखिए फेजर कैसे बनेगा इसका। तो सबसे पहले फेजर में बेसिक रेफरेंस वाली लाइन जो है उसको ड्रॉ करते हैं। फेजर में बेसिक लाइन जो है रेफरेंस वाली, उसे पहले बना लेते हैं। ठीक है। चलिए फेजर में सबसे पहले तो VM ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। VM की वैल्यू है 424 पॉइंट समथिंग, ये बना लिया हम लोग यहाँ। इसके नीचे क्योंकि VM1 और VM2 दोनों एक ही है, VM1 इज इक्वस टू VM2 इज इक्वस टू 424.264। ठीक है, VM1 VM2 दोनों लिख लिए। अब करंट IM का क्या सीन है, तो पहला वाला जो करंट है वो अपने वोल्टेज से 53 डिग्री पीछे चल रहा है। फर्स्ट वाली करंट अपने वोल्टेज से 53 डिग्री के एंगल पे पीछे चल रही है। और मैग्नीट्यूड वाइज कितनी है, देखिए इसकी मैग्नीट्यूड है 60 या 84.852 पीक पे अगर देखा जाए तो 84.852 एम्पियर इसकी मैग्नीट्यूड है। और एंगल में कितना पीछे है ये, यहाँ से यहाँ तक का एंगल φ1,
जिसकी मैग्नीट्यूड है 53, यहाँ माइनस मत लिखिएगा, 53.1 डिग्री। यहाँ तक समझ आया आपको कि मैंने क्या किया? सबसे पहले पहले ब्रांच का जो डेटा था उसको लिख दिया कि अपने VM1 से IM1 जो है वो 53 डिग्री नीचे चल रही है, लैग करता हुआ दिखा दिया। अब मैं आ गया ब्रांच 2 के डेटा पर। तो ब्रांच 2 पे देखिए मेरे पास इस VM2 से करंट जो है वो लीड करती हुई दिख रही है, और वो भी कितना लीड करती हुई दिखाई दे रही है? तो एंगल है 56 का, लेकिन मैग्नीट्यूड में छोटा है। तो 56 का एंगल, लेकिन मैग्नीट्यूड में IM1 से छोटा करंट मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो मैं लिखूंगा IM2 जिसकी वैल्यू है 41.6। अच्छा ये देखिए मैंने 41.6 जो लिखा है ना, ये RMS है। इसको अभी √2 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी इस पूरे डेटा को अंडर √2 से भी मल्टीप्लाई करिएगा, तब एक्चुअल में सही आंसर आएगा। तो वो मैं कर देता हूँ, 41.602 इंटू अंडर √2, ये वैल्यू आ जाएगी 58.83, 58.83 एम्पियर। ठीक है, और एंगल तो उतने का उतना ही रहेगा, तो इसलिए एंगल से कोई घबराहट नहीं है। तो 58.83 जो है वो लिखिएगा आप यहाँ पे। अगर सबको पीक के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पीक ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आधा RMS में आधा पीक में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस वैल्यू इज 58.834 एम्पियर। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखिए, अब इस बार करंट लीड कर रही है कितने एंगल से? 56.309 डिग्री। तो अब आपके पास जो कंबाइंड फेजर आएगा इट शुड बी लाइक दैट। तो अब देखिए ये जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ IM1, और IM1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 84 के अप्रॉक्स है। IM2 की कितनी है? 58 है। तो लाइन के लेंथ में भी अंतर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एकदम क्लियरली दिखेगा कि देखिए सर लाइन के लंबाई में भी दोनों के अंतर है। क्यों लंबाई में अंतर है? क्योंकि मैग्नीट्यूड में डिफरेंस था। फेज एंगल वाइज देखिए IM2 अपने VM2 से लीड कर रही है, वो मैंने यहाँ दिखा दिया। IM1 अपनी VM1 से लैग कर रही है, वो भी मैंने शो कर दिया। तो फेजर में करना वही है आपको, जैसे आप सिंगल फेज के क्वेश्चन या सीरीज के क्वेश्चन जैसे बना रहे थे, आपको बनाना सीरीज के क्वेश्चन जैसा ही है, बट उसको चूंकि पैरेलल में दोनों ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है तो दोनों को एक साथ कंबाइंड करके शो करना है। यही टेक्निक है पूरा का पूरा पैरेलल के क्वेश्चंस को डील करने का। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अब आपसे पैरेलल वाले क्वेश्चन जो है वो बनने लग जाएंगे। आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व करके देखिएगा। ये देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसको आपको खुद से बनाना है, CSV 2020 का क्वेश्चन है ये। तो दिस इज फॉर योर असाइनमेंट। इसको आप बनाइए, सॉल्व करके देखिए, टेक्निक लगाइए इसके ऊपर। सिंगल फेज में सारे टेक्निक्स आपने सीखे हुए हैं। सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखा है इस फॉर्मेट में, पैरेलल नेटवर्क है, एक ब्रांच का इंपेडेंस दिया हुआ है और दूसरे ब्रांच का इंपेडेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको करंट ड्रॉन भी बता दिया कि इतनी करंट ड्रॉन हो रही है, ये सारी वैल्यूज आपको इसके अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सेशन अब आज का यहीं पर एंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे नया चैप्टर मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो चलिए मस्त से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। जय हिंद।